तो क्या हाल है भाई बच्चों? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना? ठीक है भाई, बच्चों ही बोला है, मतलब मेरे लिए तो अभी बच्चे ही हो ना तुम लोग। ठीक है, लेकिन अब बच्चे नहीं रहोगे, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम क्या बन जाओगे? फिर तुम इतने भी बड़े नहीं बन जाओगे, लेकिन अपनी एज के बराबर से थोड़े से बड़े तो हो जाओगे, मेच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज में आगे बढ़ते हुए ना, हमने लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर 1 था, हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हर चैप्टर की वीडियो आने वाली है। ठीक है, 1 शॉट आने वाले हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी चीज, जितने भी लोग मेरे को वीडियो में अभी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सबसे पहला काम एक करो कि भाई चैप्टर 2 से तो तुम्हें सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर 1 को देखो जाके। ठीक है, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई हम 100 में से 100 कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अगर मेरा चैप्टर नंबर 1 देख लिया है, तो 100 में से 100 लाने के लिए चैप्टर 2 भी देखो साथ में, और ऐसे ही करते करते ना सारे वीडियोस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने भी यही किया था जब मेरा बिजनेस का पेपर था, मैं भी यही सोचता था कि 100 में से 100 कैसे भी करके अचीव करने हैं। और मैंने क्या किया, मैंने भी हर चैप्टर को धीरे धीरे किया, पीवाईक्यूज करे। ठीक है, और आगे बढ़ता गया। मेरे टाइम पे मैं फोन तो था नहीं कि मैं यूट्यूब से पढ़ लेता, लेकिन मैं तुम्हें वो प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, और हम धीरे धीरे करके इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। ठीक है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 10 दिन 12 दिन 15 दिन पड़े हुए हैं अभी हमारे पास। हर चैप्टर को 1 दिन और छोटे चैप्टर को 2 दिन भी देंगे, आधा दिन भी देंगे ना, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, और साथ में बस पॉजिटिव होके चलना है कि मार्क्स आएंगे भाई, मार्क्स आएंगे, पेपर हार्ड नहीं आएगा। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना पूरी बुक के किसी भी क्वेश्चन को कवर करता है, पूरे बुक के किसी भी टॉपिक को, बेसिकली 1 to 8 चैप्टर में से, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, केस स्टडी आ जाएगी, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, और बने रहना। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से इसकी डिफाइन स्टार्ट होती है। क्लियर? तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, जिससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी बेसिक चीजें क्या है, क्योंकि तुम पढ़ने वाले हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत क्या होते हैं भाई, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर आपका पूरा कंसेप्ट जुड़ा होता है। ठीक है, तो किनके ऊपर हमारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले कि प्रिंसिपल होते क्या, हम ये देख लेते हैं। भाई प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये एक तरीके के फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, कैसे ट्रूथ है? फंडामेंटल ट्रूथ है। इसमें सच्चाई तो है, लेकिन ये किसके ऊपर बेस होते हैं? ये किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं। एक फिनोमिना जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाया जाता है एक प्रिंसिपल के, एक किसी स्टेटमेंट के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है, जो किसी फिनोमिना के ऊपर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। फिनोमिना कोई भी चीज हो सकती है। अब देखा जाए प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अगर प्रिंसिपल है एक फंडामेंटल ट्रूथ, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? भाई प्रिंसिपल का मतलब तो पता लग गया ना कि ये फंडामेंटल ट्रूथ होता है, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या है? एक फंडामेंटल ट्रूथ है। लेकिन ये क्या है? ये जर्नल गाइडलाइंस है। ठीक है, अब गाइडलाइंस क्या होती है? गाइडलाइंस होते हैं एक कुछ स्टेटमेंट जिनके ऊपर आपको चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में कदम रखते हो, तो ड्रेस होती है आपके ऊपर। ठीक है, ड्रेस पहनते हो, बैग लेके जाते हो, जूते पहनते हो, तो इट मींस स्कूल ने आपको गाइडलाइंस दी और आप उनको फॉलो करते हो। मतलब हर जगह के अपने प्रिंसिपल होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है। मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको अगर फिर दोबारा से जानना है कि मैनेजमेंट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर 1 का, देख लो। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, किन चीजों पे ये मैनेजमेंट चलता है, क्या सिद्धांत मान के चलता है। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये ब्रॉड और जर्नल गाइडलाइंस है। ठीक है, जो बेसिकली क्या करने में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्लस एक तरीके से मैनेजर का क्या दिखाती है? बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, मैनेजर के बिहेवियरल चेंजेस के बारे में और डिसीजन मेकिंग करने में ये गाइडलाइंस हमारी हेल्प करती हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? अब अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल तो तुमने किस में पढ़े हैं? साइंस में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो भैया ये साइंस के प्रिंसिपल और ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या अंतर है? ठीक है भाई, बहुत ज्यादा अंतर है। साइंस के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, आपको एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल लगाया जाएगा। ठीक है, अब मैनेजर अगर लगा रहा है, तो मैनेजर खुद के दिमाग से जो लगा सकता है वही लगाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, लेकिन ये बिहेवियरल इन नेचर। क्लियर है ये चीज?
और देखा जाए साइंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये रिजिड स्टेटमेंट है। रिजिड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर के एग्जांपल में भी बताया था कि अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहीं भी चले जाओ अर्थ पे 9.8 ही मिलेगी। ठीक है, तो हर जगह सेम ही मिलेगी ना आपको, आप हो तो अर्थ पे, चाहे आप कितनी भी कंट्रीज बदल दो। तो इट मींस वो क्या है, वो एक रिजिड स्टेटमेंट होती है। साइंस इस चीज को कह देता है वो बिल्कुल सच होती है। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, लॉजिक्स लगाए हैं, तब जाके एक रिलेशनशिप बना है। क्लियर। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और इसके चेंजेस किसके बेसिस पे आते हैं, ये आते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी चेंज आएगा। मतलब ये आपको कैसे मिलते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। उसी जगह अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस को स्टैटिक मैनर में लगाया जा सकता है, मतलब ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही लगेंगे। लेकिन आप अपने मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही बाहर के माहौल में चेंज आए, आप अपने प्रिंसिपल को चेंज कर लो और काम को चलने दो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि साइंस के प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या अंतर है। क्लियर हो गया तुम्हें ये चीज। ठीक है, तो आगे से साइंस के प्रिंसिपल अलग और आज से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग और स्कूल का प्रिंसिपल अलग। अब तुम्हारे पास एक चीज और आती है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसकी टेक्निक्स में क्या अंतर है। ठीक है, बच्चे इसको रटते हैं कि टेक्निक अलग चीज है, प्रिंसिपल अलग चीज है, 14 है 20 है याद करने, दिमाग में नहीं घुस रहे। पहले मतलब जानो। ठीक है, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब पता लग गया। ठीक है, कि एक जनरल गाइडलाइंस है जो डिसीजन लेने में हेल्प करती है। टेक्निक्स क्या होती है, टेक्निक्स एक मेथड, स्टेप या प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, जिनको आपने अप्लाई करते रहना है अपने रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो गाइडलाइंस है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है और मैनेजर के बिहेवियर को देखती है। क्लियर, दोनों में ये अंतर है कि एक तरीके का मेथड या प्रोसीजर होता है, लेकिन ये जनरल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, और देखा जाए इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा किसमें है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ये लेस फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसकी टेक्निक में क्या अंतर है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के कैसे होते हैं और साइंस के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, और एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर है इतना। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक। अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं जो है नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। तो भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, मैं आपको बस एक बार इसको ऊपर ऊपर से बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह अप्लाई हो सके। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो चाहे वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, साइज छोटा हो या बड़ा हो कंपनी का, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर। तो ये वाला हो गया कि हाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आपके यूनिवर्सल है और परवेसिव। नेक्स्ट आता है जर्नल गाइडलाइन। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जर्नल गाइडलाइंस है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो बेसिकली ये आपको ये तो बताएंगी, ठीक है, मतलब आपको इस चीज से ध्यान में ये रहेगा कि जब भी ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या अप्लाई करना है, लेकिन ये आपको कभी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगी। आपको लगता है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैंने अप्लाई किया तो इसका यही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर और साइज पे। ठीक है, तो हर कंपनी अगर उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगी तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि इसे बनाने वाला भी ह्यूमन है और यूज जिस पे आप कर रहे हो वो भी ह्यूमन ही है। ठीक है, तो रिजल्ट अलग आ सकता है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर आप एक एम्प्लॉय को 6 महीने उसकी जॉब पे रखते हो और कोई कंपनी 1 साल रखती है, तो हो सकता है उसे 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए और उसे 1 साल में मिले। तो डिपेंड ऑन नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स हैं, एक रात में डेवलप नहीं होते, इन्हें बार बार अप्लाई किया जा रहा है, अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जा रहा है, जिससे कि ये क्या हो जाते हैं, ये मतलब इसमें लिखा भी हुआ है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये ओवरनाइट डेवलप होने वाली चीज नहीं है, इसे बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप करके आपकी बुकों में छापा जाता है। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट आपको देते हैं। ये हो गया। फ्लेक्सिबल की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, आप भी अपने मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद है मेनली बिहेवियरल। अगर मैं बिहेवियरल की बात करूं तो जब आप मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज में थोड़ा सा एम्प्लॉयज के बिहेवियर में फर्क पड़ता है
और ये आपको हेल्प करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सुधारने में, और ये आपको एम्प्लॉयज और मटेरियल सोर्सेस के बीच में भी एक रिलेशनशिप फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये मेनली बिहेवियरल कहे जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, आप जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसे अप्लाई करने का एक कारण होगा, मतलब एक कॉज होगा, और उसका भी एक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको मतलब ये तो पता लगेगा कि अगर मैंने ये अप्लाई किया तो इसका थोड़ा सा इंस्टेंट आपको मिलेगा, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि मैंने ये अप्लाई किया तो यही रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि उस टेक्निक से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए और वही प्रिंसिपल किसी और कंपनी के लिए बेकार हो। मतलब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कंपनी की सिचुएशन पे और उसके साइज पे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपने किसी भी कारण से अप्लाई किया तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट। अगर मैं कॉन्टीजेंट की बात करूं तो भाई आपको नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। आप अगर इसको अप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो डिपेंड करता है मैनेजर की टेक्निक पे कि उसने अपनी किस क्रिएटिविटी के साथ इसको अप्लाई किया था। जैसे आपने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में अकाउंट्स में पढ़ा है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बिजनेस में एज अ कॉन्टीजेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया तो उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कंपनी के नेचर साइज पे, ठीक है। क्या नेचर है, किस चीज में डील कर रही हो, कंपनी का साइज क्या, क्लियर है। तो ये कॉन्टीजेंट कहे जाते हैं। तो ये हो गए आपके नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे। तो भाई अब हमारे पास क्या है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते, बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। देखो क्या है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, जरूरी कहाँ पे। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। हमारे मैनेजर को ना, ठीक है, एक रियलिटी में चीजें दिखा भी देता है। एक तरीके से ना, अगर मैनेजर को लगता है कि मेरी कंपनी की सिचुएशन ये है, मैं ये प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा, तो उसे ना तुरंत पता लग जाएगा एक बार कि अगर मैंने ये अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आपको वो रियलिटी दिखा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजर ये क्या करते हैं, मैनेजर की एबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी इंसाइट किस में बदलने लग जाती है, धीरे धीरे रियलिटी में। क्लियर। अब है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से क्या करने लग जाते हैं, पहले से एक्टिविटीज को प्लान करने लग जाते हैं। अगर आप हर चीज अपनी जिंदगी में प्लान करके करोगे ना, तो होगा क्या, कभी भी आपके टाइम का, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये क्या करवाते हैं, हर एक चीज को पहले से प्लान करवा देते हैं, ठीक है। पहले से क्या करवा देते हैं, प्लान करवा देते हैं। और हम चीजें अगर प्लान करके करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज कभी क्या नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। जैसे अभी तुम्हें काम है कि तुम एक टाइम टेबल फॉलो करो जिसमें हर एक चीज को टाइम दिया जाए, और नहीं कर रहे हो तो तुम अपना वेस्टेज कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग अनऑप्टिमम, या फिर क्या बोल सकते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें कौन करवाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करवाते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर कंपनी में कोई भी फैसला हो रहा है ना, तो लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज सिर्फ इस चीज पे नहीं चलती कि साइंस एक रूल ऑफ थंब है, ठीक है, उनका ये मानना है साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है ना, रिजिड स्टेटमेंट में नहीं चलती कि जैसे मेरे दादाजी जब वर्क करते थे तो उन्होंने इस सिचुएशन में ये अप्लाई किया था, ठीक है, इससे रिजल्ट भी मिल गया, तो जरूरी नहीं है उन्हें मिल गया और हमें भी मिल जाएगा। आप पहले चेक करो कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से कोई अप्लाई करके देखो, मतलब आप लॉजिक ढूंढो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाओ उसमें, ठीक है। तो देखा जाएगा साइंटिफिक डिसीजन पे बेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब देखा जाए आप बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस चलाते हुए ना, बिजनेस बहुत सारे एनवायरनमेंट से क्या होता है, इफेक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, ठीक है, या टेक्निकल हो, या सोशल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो जितने भी इन्वायरमेंट है सब इफेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, तुरंत उन चीजों को क्या करने लग जाती है, बदलने लग जाती है, और अपने खुद के बिजनेस में उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग उसे अप्लाई करने देते हैं। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ना, एडमिनिस्ट्रेशन करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, उनका काम होता है प्लान एंड पॉलिसीज बनाना। तो कंपनी में जितनी प्लान एंड पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, जिससे कि उनका कंपनी को चलाना बहुत आसान हो जाता है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई कंपनी वर्क कर रही है तो उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, मतलब प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ देखे। उसका काम ये भी है कि वो क्या करे, वो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी देखे, मतलब अपनी सोसाइटी का भी ध्यान
रखे, वो हैंडीकैप को जॉब दे दे, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाले, ये सब क्या है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इनकी भी जगह है। फिर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल हैं वो एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप चाहे प्रोफेशनल जितने कोर्सेज देख लो, बीबीए देख लो, एमबीए देख लो, इनकी स्टार्टिंग ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से होती है। ठीक है, और इनके ऊपर रिसर्च भी करी जाती है। तो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन और रिसर्च के पर्पस से यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के और इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किसने दिए, क्यों दिए और कब दिए, इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल इसकी हिस्ट्री से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, किस सिचुएशन में इनको बनाया गया, और एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहो और अगले टॉपिक पे देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और उसके अपनी मेमोरी पावर में उसे बिल्कुल छाप देना है। क्लियर? तो गाइज आज मैं आपको ना थोड़ा सा यूनिक टॉपिक बताने वाला हूँ। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 टॉपिक तो कर ही लिए हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक बहुत छोटा सा है, 1 मिनट का है, बट यूनिक है। ज्यादातर लोग आपको इसके बारे में बताते नहीं है, लेकिन ये पिछले साल पेपर में आया था और आपको समझ भी नहीं आता। एक बार देखो भाई, हमने देखा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो 2 लोगों के हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वो 2 लोग कौन से हैं हमारे पास है? एक है एफडब्ल्यू टेलर, जो कि है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये है हेनरी फेयोल। ठीक है, अब हेनरी फेयोल की अगर मैं बात करूं तो इसने 14 प्रिंसिपल निकाले, इसने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल निकाले और अपनी टेक्निक्स निकाली। अगर मैं इसके कंट्रीब्यूशन की बात करूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, तो भाई ये पैदा होता है कब? 1841 में, वो भी कहां पे? टर्की में। उसके बाद इसने अपनी डिग्री किसमें कर ली? इसने अपनी डिग्री कर ली माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर था ये। इसने क्या किया? 1860 में एक कंपनी ज्वाइन करी। कौन सी कंपनी ज्वाइन करी? कोल माइनिंग की। कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन करता है, और उस टाइम पे जब इसने ये कंपनी ज्वाइन करी, ये कंपनी बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने वाली थी। क्या होने वाली थी? कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी। इसने क्या किया? उस कंपनी के इस सिचुएशन को एक चैलेंज माना। ठीक है, और उसने इस चैलेंज को मान के अपनी खुद की मैनेजरियल स्किल्स को क्या किया? अप्लाई करा। और जब ये 1888 में, और इसके ना कुछ सालों बाद, 1860 के कुछ सालों बाद ये मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे क्या हो गया था? प्रमोट हो गया कंपनी का। ठीक है, इंजीनियर के तौर पे एंट्री लेता है और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है कुछ टाइम में। 1888 में जब ये कंपनी को छोड़ता है 30 साल बाद, तो कंपनी एक इतनी साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थी। ठीक है, और वो कंपनी क्या थी? हमारी कोल स्टील कंपनी। क्लियर है ये चीज? अब इसके अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसे क्या बोला जाता है भाई? इसे बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इसने जो प्रिंसिपल बनाए थे वो थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। इसने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या क्या है। जैसे मैं आपको बात करूं, वो प्लानिंग है, वो ऑर्गेनाइजिंग है, वो स्टाफिंग है, वो डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग भी है। ये सब इसी ने बताया। ये तो हो गया भाई हमारा कौन? हेनरी फेयोल। और इसी के प्रिंसिपल आज हमारे मैनेजर्स को कंपनी की सिचुएशन समझने में बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर? इसकी बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर। ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। ठीक है, कब बॉर्न होता है? 1856 में यूएसए में बॉर्न हुआ। ये एक तरीके का कौन सा इंजीनियर है? ये है मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है। इसने मेडविल कंपनी ज्वाइन करी, मेडविल स्टील कंपनी, या क्या मेडविल स्टील कंपनी ये ज्वाइन करता है। उस टाइम पे इसने क्या किया? ये जब कंपनी में या फैक्ट्री में काम करता था तो वहीं पे अपनी स्किल्स को यूज करता रहता था और स्टडी करता रहता था। इसका मेन काम क्या था? कि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। ठीक है, और ये काम करने के लिए क्या करता था? अपनी ही साइंटिफिक टेक्निक को वहीं फैक्ट्री में यूज कर करके, जिसमें कि लैक ऑफ प्लानिंग थी और वो चीजें जितनी भी टेक्निक्स थी वो हैज़र्ड में लगाई गई थी, उनको दूर करता रहता था। सब कुछ वहीं ट्राई कर लेता था। साइंटिफिक व्यू था इसका देखने का। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करूं, इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने क्या किया है? बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर लिखे हैं इसी बारे में। और इसके मेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन से कहे जाते हैं? शॉप मैनेजमेंट ले लो, पीस वेस्ट सिस्टम ले लो और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ले लो। क्लियर है ये चीज? बस इतना बहुत है हमारे लिए, 3 नंबर में ही आएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे किसके? हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो भाई अब मैं तुम लोगों के लिए ना 14 प्रिंसिपल याद करने का जो झंझट था ना, उसे खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ले आया हूँ भाई एक बहुत ही देसी ट्रिक। ठीक है, देसी ट्रिक कैसे? क्योंकि भाई सबके दादाजी तो सबको पता ही है भाई क्या हाल रहा होगा उनका। ठीक है, मैं अपने दादाजी का तुम्हें बता देता हूँ। दादाजी से जब मैंने बोला कि ना मेरे को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद नहीं होते, तो वो मुझे बताते कि मुझे भी साथ ले और मेरी हरकतों को भी साथ ले। ठीक है, तब याद करने की कोशिश कर। तो मैंने कर दिया। कैसे किया है?
दादू इसको एक चाय सुट्टे से और सोने से याद करते थे। कैसे याद रखते थे इन प्रिंसिपल्स को? दोबारा से सुनो, दादू इसको एक चाय सुट्टे से और सोने से, बस उनका यही मंत्र था और इसी मंत्र को रट के, ठीक है, मैंने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर लिया, याद कर लिया। कैसे? ध्यान से देखो, DADW। अब देखा जाए, पहले डी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिवीजन ऑफ वर्क। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे डी का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। पहले यू का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद है आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आ जाते हैं आई पे, ये है इसको। आई से आपका इनिशिएटिव, ई से है आपका इक्विटी, सी से है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एस से है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट आता है आपके पास ओ और आर। ओ की अगर हम बात करें, ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आर की बात करें, ये है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस। एस हमें बताएगा स्केलर चेन के बारे में। एक और एस हमें बताएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। और लास्ट ई हमें बताएगा एस्पिरिट दे कॉर्प्स। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको बस याद कर लो और वहां पे पेपर में एक बार लिख लेना, तुम्हें सारे प्रिंसिपल अपने आप याद रहेंगे। अब मैं आपको ना 2 पार्ट में इन सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो जल्दी से इस ट्रिक को नोट कर लो, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर?